हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ललित कुमार गुरनानी उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एग्जाम की घड़ियां नज़दीक आ चुकी हैं और यहाँ पे समस्या यह है कि कितने कम समय में हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें। इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेके आए हैं कंप्यूटर साइंस एग्जाम का ब्लूप्रिंट लेके। अब यहाँ पे किन टॉपिक्स को हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किन टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस रखना है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकें, इन चीज़ों को समझते हैं तो हम हमारी तैयारी अच्छी कर पाएंगे। कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे जो कंप्यूटर साइंस सिलेबस है, इस कंप्यूटर साइंस सिलेबस के अंदर टोटल हमारे पास 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, जिसके अंदर पहले 2 चैप्टर पाइथन से रिलेटेड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। इसके बाद के जो हमारे पास 4 चैप्टर हैं, स्टैक, क्यू, सॉर्टिंग और सर्चिंग, ये डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट कहलाता है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कंसेप्ट, एसक्यूएल, ये हमारे पास डीबीएमएस के पार्ट के टॉपिक्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट 3 चैप्टर बचते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट, ये हमारे कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है या नेटवर्किंग के रिलेटेड पार्ट कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें, जो कोर पाइथन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 चैप्टर हैं जो हमारे पास कोर पाइथन पे हैं। ये 4 चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर डीबीएमएस और यहां पे हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड ये 3 चैप्टर। अब कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे हमको एक एक चीज क्लियर है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में से हमें 4.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइल हैंडलिंग में से हमारे 4.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैक, क्यू और सॉर्टिंग में ये इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें हर चैप्टर में से 5.5 मार्क्स और सर्चिंग के जो अंदर क्वेश्चन है वो 6.5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ पे इनका टोटल लगा दें कि यहाँ पे हमारे पास 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है हमारे सिलेबस का, इसके अंदर हमारे पास टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो डीबीएमएस है, अंडरस्टैंडिंग डेटा, डेटाबेस कॉन्सेप्ट और एसक्यूएल, यहाँ पे हमसे टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और लास्ट जो हमारे पास आता है नेटवर्किंग का पार्ट, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एक्सपेक्ट्स, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपका पेपर टोटल 56 मार्क्स का बनेगा, 56 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है कंप्यूटर साइंस के अंदर। बोर्ड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, आरबीएसई बोर्ड, तो आरबीएसई बोर्ड का जो कंप्यूटर साइंस का पेपर है वो टोटल यहाँ पे 56 मार्क्स का बनेगा। हम एक एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, किस किस चैप्टर के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, इसको भी हम डिटेल्स के अंदर अभी समझेंगे। तो ये हमारा एक कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हमने यहाँ पे बता दिया है। थोड़ा बहुत और आगे समझते हैं कि हमारे पास टोटल एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एमसीक्यू जो है वो 1 मार्क्स का होगा। टोटल हमारे पास 16 एमसीक्यू आएंगे, 1 मार्क्स, यानी वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन बनेंगे। शॉर्ट आंसर जो डेढ़ मार्क्स के अंदर जो हैं हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन बनेंगे, 18 नंबर इनके होते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन 3 बनेंगे और यहाँ पे टोटल 9 मार्क्स, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ पे हमारे पास होते हैं 8। तो टोटल हमारे पास 56 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे 38 हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे टोटल 100 में से मार्क्स कैसे आते हैं, थोड़ा हम इस चीज़ को समझें कि आपके इंटरनल मार्क्स जो होते हैं वो 14 में से आपके इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं। प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का होता है। ये अब तक आपके स्कूल्स में हो चुके होंगे। तो प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स और यहाँ पे एक्सटर्नल जो थ्योरी या बोर्ड एग्जाम है वो हमारे पास 56 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनता है। टोटल जो है आपके 100 मार्क्स इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। 14 इंटरनल मार्क्स,
30 होते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स और 56 जो होते हैं आपके बोर्ड का क्वेश्चन पेपर डिजाइन होता है। आपको इस 56 मार्क्स के ऊपर फोकस करना है, इसके अंदर हमें अधिक से अधिक नंबर लेके आने हैं। और ये अधिक से अधिक नंबर कैसे आएंगे, तो यहाँ पे हमको एक सोच ऐसी रखनी होगी कि भाई हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं, किन टॉपिक के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो दिख रहा है कि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, यानी 23 मार्क्स का हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे 16 मार्क्स का डेटाबेस आ रहा है। तो इनके ऊपर अगर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ तो मेरे साथ ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। बट हम यहाँ पे एक एक चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, किन टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे हम पहले से ही तैयार रहें कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यानी मिनिमम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एक चैप्टर के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे और किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी एक्सेप्शन चैप्टर, तो इसके 4.5 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। अब बेसिकली एक्सेप्शन होता क्या है, जब हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, तो एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एरर, एग्जीक्यूशन टाइम एरर। ये रन टाइम एरर या एग्जीक्यूशन टाइम एरर जैसे ही हमारे प्रोग्राम में अकर होती है तो हमारा प्रोग्राम इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो एरर 2 टाइप की होती है, एरर 2 टाइप की होती है। तो यहाँ पे एरर से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा। एरर जो होती है हमारे पास, एक एरर तो होती है हमारे पास सिंटैक्स एरर, और जिसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। यानी जैसे ही आप कोड लिखते हो, अगर आपने सिंटैक्स में कुछ गलती की है तो आपका इंटरप्रेटर इमीडिएटली वो एरर शो कर देगा। तो वो आप जब कोड लिखते वक्त जो हमारे पास एरर आती है तो उसको हम यहाँ पे सिंटैक्स एरर या फिर कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। और जो एरर रन टाइम पे यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे जो आती है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन टाइम पे जो आने वाली एरर है, जब आपका प्रोग्राम यानी कोड वो बिल्कुल सिंटैक्स में सही है और आपने उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है, आपका सिस्टम कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है और उस टाइम कोई अगर एरर जनरेट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन या रन टाइम एरर। अब इनके अंदर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, किन किन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक्सेप्शन होता क्या है, एक्सेप्शन किस तरीके से हम जनरेट करते हैं, और इसके अलावा हमारे पास रेज स्टेटमेंट क्या होता है, एसर्ट स्टेटमेंट क्या होता है, असर्शन क्या होता है, थ्रो और कैच क्या होता है एक्सेप्शन का, और एक्सेप्शन हैंडलिंग के ब्लॉक। यानी आपको ये सब चीज़ें एक बार गो थ्रू करनी है। बस यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमसे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे हमसे एक 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको 1 मार्क्स के अंदर 1-2 लाइन के आंसर आपको देने होते हैं। 1.5 मार्क्स के अंदर लगभग 3 से 4 लाइन के अंदर, मिनिमम बता रहा हूँ ये, इतना आपको 3-4 लाइन के अंदर आपको आंसर देना होता है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 4.5 मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला किसी भी तरह से, कोई प्रोग्राम किसी भी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। तो छोटी छोटी डेफिनेशनें पढ़नी है। अब इन छोटी छोटी डेफिनेशन को तैयार करने के लिए, जैसे रेज स्टेटमेंट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए हम रेज स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो रेज स्टेटमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। असर्शन यानी असर्ट स्टेटमेंट जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखना। किसी मॉड्यूल को एग्जीक्यूट जब हम करते हैं, किसी मॉड्यूल को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे पहले किसी कंडीशन को चेक किया जाता है। कंडीशन सही हो गई तो वो मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एक एक्सेप्शन को जनरेट कर देगा और हमारे प्रोग्राम को वहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो जैसे ही यहाँ पे मॉड्यूल को चेक करने से पहले एक कंडीशन, असर्ट स्टेटमेंट एक कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सही है
तो वो आगे मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करने की परमिशन देगा। अगर कंडीशन गलत हो गई तो उस मॉड्यूल से रिलेटेड एक एक्सेप्शन को जनरेट कर देगा, जिसको एक्सेप्शन हैंडलर आगे जाके हैंडल करेंगे। तो ये असर्ट स्टेटमेंट, हमको यहाँ पे डेफिनेशंस पूछी जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और एक MCQ है। अब यहाँ पे थ्रो क्या होता है, जब एक्सेप्शन को जनरेट होता है, जैसे ही यहाँ पे सिस्टम को पता पड़ता है कि एक एक्सेप्शन आया है, एक रन टाइम एरर जनरेट हुई है, तो वो क्या करता है, उस रन टाइम एरर के कारण हो सकता है कि मेरा प्रोग्राम बंद हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसी समय मेरा जो सिस्टम है इंटरप्रेटर है वो क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे उस एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी होता है। अब यहाँ पे जैसे ही सिस्टम को पता पड़ता है कि भाई एक एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, अब ये कौन बताता है, वो रेज स्टेटमेंट बता सकते हैं, असर्ट स्टेटमेंट बता सकते हैं, भाई ये जो है एक एक्सेप्शन है, एक रन टाइम एरर है। तो जैसे ही एक रन टाइम एरर आती है तो उस रन टाइम एरर को हमें हैंडल करना होता है। हैंडल करना मतलब उसको संभालना होता है। अगर हमने उसको नहीं संभाला या मैंने हैंडल नहीं किया है तो वो सिस्टम क्या कर देगा, एक रन टाइम एरर जनरेट करते ही मेरे प्रोग्राम को इमीडिएटली बंद कर देगा। अब हम नहीं चाहते कि मेरा प्रोग्राम इमीडिएटली बंद हो जाए, तो फिर उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए उसके हैंडलर बनाए जाते हैं कि भाई एक्सेप्शन आया है तो उसको हैंडल करें। जैसे ही अब एक्सेप्शन आता है तो अब अगर सिस्टम हैंडल करता है तो वो सिस्टम खुद ही उस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही हैंडलर हमने डिजाइन किए हैं तो हम जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है, अब ध्यान देना, जैसे ही कोई एक्सेप्शन आता है या रन टाइम एरर आता है तो हम उस रन टाइम एरर को एक हैंडलर के पास थ्रो करते हैं, यानी उसको फेंकते हैं जो उस एक्सेप्शन या रन टाइम एरर को हैंडल करेगा। तो यहाँ पे थ्रो क्या करता है, जो रन टाइम एरर आई है वो उस पर्टिकुलर किसी हैंडलर के पास उस एरर को थ्रो करेगा, उसको फेंकेगा, जिससे वो एक्सेप्शन हैंडलर उसको रिसीव करके उस एक्सेप्शन जो भी रन टाइम एरर आई है उसका जो सॉल्यूशन है या उसका जो प्रॉब्लम है उसको कैसे यूजर को बताना है कि इसका प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सही करना है, वो हैंडलर देखेगा। तो एक्सेप्शन थ्रो मतलब जैसे ही कोई रन टाइम एरर आती है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका एक ऑब्जेक्ट बना के थ्रो करेगा हैंडलर के पास। हैंडलर उस एक्सेप्शन को आगे यूजर को बताएगा कि ये प्रॉब्लम आई है, इसको करेक्ट करना है। कैच, जब यहां पे एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन के थ्रो किया जाएगा तो हैंडलर उस एक्सेप्शन को कैच करेगा और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम का हमें आगे यूजर को कैसे बताना है, वो सारी जो प्रक्रिया होती है वो आगे हैंडलर देखता है। तो कैच क्या करता है, बेसिकली हैंडलर उस एक्सेप्शन को रिसीव करता है। रन टाइम एरर को रिसीव करने का मतलब होता है यहाँ पे कैच। तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग के ब्लॉक कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक, जब एरर आ सकती है किसी स्टेटमेंट पे रन टाइम एरर आ सकती है तो उनको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। 4 तरह के ब्लॉक होते हैं। देखो मैंने प्रोग्राम लिखा है, मुझे नहीं पता है कि मेरे पास रन टाइम एरर यानी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर कभी रन टाइम एरर आ सकती है, और मान लेते हैं कि रन टाइम एरर आ जाती है। अब रन टाइम एरर बहुत रीज़न से आती है कि यूज़र ने सही तरीके से इनपुट नहीं दिया है, या फिर हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है वो आउट ऑफ बाउंड हो गए, हम जिस फाइल के अंदर डेटा को कॉपी कर रहे थे या जो हम फाइल के ऊपर वर्क कर रहे थे वो फाइल ही मिसिंग हो गई। तो ऐसे बहुत सारे रन टाइम एरर आ सकते हैं। तो अगर रन टाइम एरर आता है तो ट्राई ब्लॉक क्या करता है, उन स्टेटमेंट को अपने अंदर रखता है जहां पे रन टाइम एरर आ सकती है। इनके ऊपर एमसीक्यू बनने के चांसेस होता है कि ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करेगा, एल्स ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक। इंपॉर्टेंट है, ये ब्लॉक इसी सीक्वेंस के अंदर लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक क्या करता है, वो स्टेटमेंट रखता है जिनके अंदर रन टाइम एरर आ सकती है। एक्सेप्ट ब्लॉक क्या करता है, जैसे ही रन टाइम एरर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो एक्सेप्ट ब्लॉक रखेगा। अगर नहीं आती है तो फिर हमारे पास एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली ब्लॉक, एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, यहाँ पे फाइनली ब्लॉक दोनों ही कंडीशन के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा सकता है कि एक ट्राई ब्लॉक के मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, एक्सेप्ट जो ब्लॉक होते हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं।
ट्राई ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट रखे जाते हैं जहां पे प्रॉब्लम आती है, एक्सेप्ट ब्लॉक उसका सॉल्यूशन कह सकते हैं, प्रोवाइड करता है। एक ट्राई ब्लॉक के मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर नहीं आए तो फिर क्या करना है, एक्सेप्शन वो एल्स ब्लॉक में रखा जाएगा। फाइनली ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आए चाहे नहीं आए, दोनों ही कंडीशन के अंदर फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। वह कौन सा ब्लॉक है जो एक्सेप्शन आने या ना आने दोनों ही कंडीशन में एग्जीक्यूट होगा? तो आंसर है आपका फाइनली ब्लॉक। तो ये एक्सेप्शन है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे ध्यान रखना कि डेड मार्क्स के अंदर हमसे एसर्ट या रेज स्टेटमेंट के सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स वही पूछे जा सकते हैं और इनकी डेफिनेशन जो है आपको पता होनी चाहिए। और हमारे पास कौन कौन से ब्लॉक हैं, कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है, तो ये हमारे पास 4.5 नंबर सिक्योर करने हैं। ये हमारा चैप्टर जब हम ये कंप्लीट कर लें, एक बात ध्यान रखना कि हमें इन टॉपिक्स को रिलेटेड डायरेक्टली इनके आंसर ढूंढने हैं और इनको तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो अगेन फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग ये भी हमारे पास कितने मार्क्स का है, ये भी हमारे पास 4.5 नंबर, 4.5 मार्क्स का, ये भी हमारे पास 4.5 नंबर का एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास एमसीक्यू पूछे जाएंगे 2, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट, एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर। अगेन यहाँ पे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो कोई भी बड़ा सा कोड आपसे नहीं लिखाया जाएगा, छोटी छोटी डेफिनेशन और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं फाइल ओपनिंग मोड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फाइल कौन सी होती हैं, इस चीज़ पे ध्यान देना। हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल होती है, हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल होगी, दूसरी होती है हमारे पास बाइनरी फाइल, और तीसरी हमारे पास होती है CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, है ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल होती है। बहुत सारे हमारे पास कंटेंट है वो कॉमा से सेपरेटेड करके स्टोर करते हैं किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर या फिर एक्सेल के अंदर, तो वो जो है हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो 3 टाइप की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल, एक ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, बाइनरी फाइल जो मशीन अंडरस्टूडेबल फाइल होती है, और तीसरी होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर हम मोस्टली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो तीसरी फाइल जो होती है वो CSV फाइल होती है। फाइल के जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हमारे पास फाइल के ऑपरेशंस हैं, तो फाइल के ऑपरेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से हमारे पास होते हैं, रीड ऑपरेशन होता है, राइट ऑपरेशन होता है, ओपन होता है और क्लोज। 4 हमारे पास बेसिक्स ऑपरेशंस होते हैं। इंपॉर्टेंट जो है वो फाइल ओपनिंग मोड, यहाँ पे कौन कौन से मोड के अंदर फाइल को जिस हिसाब से आपको ऑपरेशन करना है उस हिसाब से आपके पास मोड होते हैं। एक होता है आपके पास रीड मोड, एक होता है हमारे पास राइट मोड, और एक होता है हमारे पास अपेंड मोड, एक रीड राइट मोड। तो यहाँ पे ये एक यहाँ स्टैंड करता है यहाँ पे अपेंड मोड के ऊपर। ये किस लिए मोड है, ये हमारे टेक्स्ट के लिए है, किसके लिए है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल के लिए है। तो अगर बाइनरी फाइल के अंदर अगर आपको यहाँ पे मोड देखने हैं तो RB, रीड बाइनरी, राइट बाइनरी, अपेंड बाइनरी और रीड राइट बाइनरी। तो यहाँ पे ये फाइल ओपनिंग मोड है, इंपॉर्टेंट है। जब आप फाइल के अंदर फाइल को ओपन करते हो तो वो फाइल के अंदर आप करना क्या चाहते हो, आप यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, यानी फाइल से कुछ डेटा रीड करना चाहते हो, फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहते हो, आप रीड भी करना चाहते हो और लिखना भी चाहते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे W+ मोड आता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अपेंड मोड फाइल को ओपन करेगा लेकिन कर्सर है वो एट द एंड ऑफ फाइल, यानी आप पहले से एग्जिस्टिंग फाइल बनी हुई है उसमें कुछ नया कंटेंट अगर आपको ऐड करना है तो हम अपेंड मोड के अंदर यूज़ करते हैं। MCQs जो है इसके अंदर अगेन 2 MCQs पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे इन मोड्स के ऊपर MCQs बन सकते हैं। फाइल को राइट करने के लिए कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एक सिंपल राइट फंक्शन होता है जो यहाँ पे बेसिकली अगर आपके पास कंटेंट है तो आप उन कंटेंट को डायरेक्टली राइट फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो फाइल में कंटेंट को राइट कर लेगा। राइट लाइन्स जो होती हैं जो बेसिकली अगर डेटा मेरा पर्टिकुलर किसी सीक्वेंस के अंदर है
तो उन सीक्वेंस को डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे राइट करना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेटा है, चाहे वो हमारे पास लिस्ट फॉर्म के अंदर हो, स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर हो, टपल फॉर्म के अंदर हो, डिक्शनरी फॉर्म के अंदर हो, अगर उनको मैं राइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे राइट लाइन्स जो है इन फंक्शंस को यूज करते हैं। तो दो ही फंक्शन है हमारे पास, राइट और राइट लाइन्स। क्वेश्चन अगेन यहाँ पे फोकस करना है, रीड के कौन कौन से हमारे पास फंक्शंस होते हैं। तो सिंपल, अगर आप फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ये होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। आप कितने कैरेक्टर रीड करना चाहते हो, तो यहां नंबर ऑफ कैरेक्टर देंगे तो यहां पे उतने कैरेक्टर एक फाइल में से रीड करके आपको शो कर देगा। रीड लाइन, यहां पे एक सिंगल लाइन को रीड किया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये n क्या है, एक लाइन में कितने आपको कैरेक्टर रीड करने हैं, एक लाइन के अंदर कितने कैरेक्टर रीड करने हैं, तो ये अगेन हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर ही होते हैं, बट ये एक लाइन में ही कंटेंट को रीड करेगा। मान लेते हैं कि एक लाइन में 10 कैरेक्टर हैं और आपने 100 लिख दिए तो सिर्फ 10 तक ही रीड कर पाएगा, आगे नहीं रीड करेगा, है ना। तो ये एक लाइन को रीड करता है। यहाँ पे रीड लाइन्स, यहाँ पे रीड लाइन्स जो होता है वो आपके पर्टिकुलर जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से पूरे कंटेंट को रीड करके शो कर देगा और वो पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये हमारे पास रीड फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ध्यान देना, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होता है टेल मेथड इंपॉर्टेंट है और सीक मेथड इंपॉर्टेंट है। टेल जो है ये दोनों कर्सर की पोजीशन को कर्सर की पोजीशन से रिलेटेड है। कर्सर जहां से आप फाइल को रीड करना चाहते हो या जहां से आप फाइल को राइट करना चाहते हो, तो यहां पे कर्सर की पोजीशन को आप पूछना चाहते हो कि कर्सर कहां पे है, तो फाइल का जो भी ऑब्जेक्ट होगा डॉट टेल ये कर्सर की पोजीशन को बताएगा। टेल का मतलब क्या होता है, बताना। तो यहां पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और सीक, आप कर्सर की पोजीशन को चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये क्या करता है, चेंज करता है कर्सर पोजीशन, कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। अब ऑफसेट मतलब कितना चेंज करना है, और रेफरेंस, अब रेफरेंस के अंदर हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, 0, 1, 2। बिगनिंग ऑफ फाइल से यानी स्टार्टिंग से अगर आपको कितने कैरेक्टर पे शिफ्ट करना है, एंड ऑफ फाइल से आपको कितने कैरेक्टर पे शिफ्ट करना है, अभी जहां पे कर्सर है वहां से आपको कितना शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास रेफरेंस होता है, बिगनिंग ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल और करंट पोजीशंस, ठीक है। पिकल मॉड्यूल, ये इंपॉर्टेंट है अगेन, आपके फाइल के अंदर डेटा को उसके स्ट्रक्चर के साथ में स्टोर करता है। पिकल मॉड्यूल ये बाइनरी फाइल के ऊपर वर्क होता है, ये बाइनरी फाइल्स के ऊपर यहां पे हम वर्क करते हैं। तो यहां पे बाइनरी फाइल को राइट करना है। यहां से क्वेश्चन एमसीक्यू, डंप फंक्शन क्या करता है, डंप और लोड ये दोनों ही पिकल मॉड्यूल के अंदर होते हैं। पिकल मॉड्यूल फाइल के अंदर कंटेंट को उसके स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करता है, और यहां पे स्टोर करने के लिए जो फंक्शन हम यूज लेते हैं वो डंप, और रीड करने के लिए होता है हमारे पास लोड। तो यहां पे बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए लोड और फाइल के अंदर राइट करने के लिए हमारे पास डंप फंक्शन होते हैं, और इनके सिंटैक्स जो है वो आपको देखने हैं एक बार डंप और लोड के। एक मार्क्स जो है आपका वो 1.5 मार्क्स का आएगा। जो यहाँ पे ये जो चीज़ पूछी जा रही है ये 1.5 मार्क्स के लिए डेफिनेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी फाइल डेटा को उसके स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करता है, यहाँ पे डंप और लोड फंक्शंस होते हैं। इनके सिंटैक्स जो हैं ये 1.5 मार्क्स के अंदर एक मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चंस है, ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे 1 मार्क्स के अंदर जो पूछे जाएंगे या फिर एमसीक्यू के अंदर जो मोस्ट एलिजिबल टॉपिक है वो यहाँ पे टेल और सीक मेथड जो है वो पूछा जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे जो हमारे 2 एमसीक्यू बनेंगे, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड बन जाए, फाइल ओपनिंग मोड से रिलेटेड बन जाए, तो ये फाइल हैंडलिंग के ऊपर हमारे पास सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये 9 मार्क्स जो थे, 4.5 मार्क्स एक्सेप्शन और 4.5 मार्क्स फाइल हैंडलिंग। अब यहाँ से स्टार्ट होता है एक इम्पॉर्टेंट खेल जो डेटा स्ट्रक्चर का है, यानी 56 में से 23 मार्क्स जो हैं वो डेटा स्ट्रक्चर, और बिलीव कीजिए सबसे सिंपल और कंसेप्ट वाइज जो है आप यहाँ पे अपने कंटेंट को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। क्या होता है इनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं चैप्टर में से बनेंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास वो डेटाबेस में से बनेगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं स्टैक 1 साइड ओपन कंटेनर होता है, एक साइड से खुला हुआ हमारे पास कंटेनर होता है, यहीं से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और यहीं से हम डेटा को रिमूव करते हैं। जब इंसर्ट करते हैं हम उसको कहते हैं पुश, और जब रिमूव करते हैं हम उसको कहते हैं पॉप। स्टैक के पास एक स्पेशल वेरिएबल या एक पॉइंटर होता है जिसको हम कहते हैं टॉप। वो बताता है कि स्टैक जो है, स्टैक में सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशंस रही, ठीक है। इससे रिलेटेड ये लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर है। लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो बेस्ड स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनके कंसेप्ट, डेफिनेशंस। अब पहले यहां पे मार्किंग स्कीम, 1 मार्क्स का एमसीक्यू। यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सॉरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर कौन से टॉपिक आएंगे, 2 ही टॉपिक हमारे पास बनते हैं। एक होता है इसके ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन, इनके एल्गोरिथम, और दूसरा हमारे पास होता है अर्थमेटिक नोटेशन, जिसके अंदर हमें इनफिक्स, एक्स से पोस्ट फिक्स, और फिर दूसरा होता है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। कैसे किसी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, गणना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक नोटेशन के अंदर इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ बन सकता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यहाँ 1 या 1.5 मार्क्स का जो है वो रिकर्शन के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, पता ही है कि हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन बनने हैं। पुश पॉप ऑपरेशन सिंपल डेफिनेशन पूछता है, हो सकता है ये 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपसे प्रोग्राम लिखा दिया गया या इनके एल्गोरिथम लिखा दिए गए तो ये फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन ही पूछी गई तो ये हमारे पास 1.5 मार्क्स के अंदर आएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो लॉन्ग क्वेश्चन या तो पुश और पॉप के रिलेटेड एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग लिखवाएगा, या अर्थमेटिक नोटेशन यानी इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व कराया जाएगा कि हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले ही यूट्यूब पे डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये इंपॉर्टेंट है। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है, मेरा वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है, अच्छे से और एक एक चीज़ को बारीकी से मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो यार जाके सर्च जरूर करना। और आप जो है उसके अंदर इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मैंने बहुत डिटेल के अंदर समझा रखा है। 3 मार्क्स का सवाल है और यहाँ पे हमारे पास गलती नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 मार्क्स जो हैं हमको इजीली मिल जाएंगे, जो मिलेंगे तो फिर पूरे में से पूरे ही मिलेंगे। तो ये हमारा स्टैक का पार्ट रहता है। अब यहाँ पे अगला जो हम चैप्टर देख रहे हैं वो है क्यू। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टैक में तो फिर भी अर्थमेटिक नोटेशंस के ऊपर कुछ कैलकुलेशंस हैं, यहाँ तो कोई कैलकुलेशंस ही नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट है। और यहाँ पे हमारे पास फिर अगेन एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक हमारे पास 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू बनेगा। तो क्यू क्या होता है, क्यू
बोथ साइड ओपन कंटेनर होता है, दोनों साइड से खुला हुआ हमारे पास एक कंटेनर है। एक साइड से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से हम डेटा को रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं। जिस चीज को हम कह रहे हैं इंसर्ट करना, वो यहां पे कहलाता है एनक्यू। और डिलीट करना कहलाता है डी क्यू। तो एन क्यू और डी क्यू क्या होता है पता होना चाहिए। क्यू के अंदर इंसर्ट करते हैं। हमने देखा था कि स्टैक के पास एक टॉप पॉइंटर होता है। हमने क्या देखा, स्टैक के पास एक टॉप पॉइंटर होता है। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। और यहां पे हमारे पास एक होता है फ्रंट और दूसरा होता है हमारे पास रियर। एक होता है हमारे पास फ्रंट और दूसरा हमारे पास होता है रियर। तो कौन कौन से पॉइंटर हैं, इनके नाम क्या हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट और डेफिनेशन जो है वो क्यू की सिंपल सी है। एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन, इनसे रिलेटेड आपसे अगर कोई प्रोग्राम लिखाया जाता है या इनके ऑपरेशन और डिटेल के अंदर पूछा जाता है, तो 3 मार्क्स के लिए मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास एन क्यू और डी क्यू क्या होता है। एन क्यू का मतलब होता है इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू, डी क्यू का मतलब होता है डिलीट एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो ये इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होते हैं, इसको आपको टेबल फॉर्म के अंदर या फिर इसको डायग्राम से समझाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर ला सकते हो। बहुत सिंपल सा हमारे पास चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके अंदर तो हमारे पास ये पूरे में से पूरे, क्योंकि इसके अंदर हमारे किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशंस नहीं है। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, और दूसरा हमारे पास होता है डैक। डैक इसको पढ़ा डैक जाता है, लिखा तो डी ई क्यू यू ई, लेकिन पढ़ा जो होता है उसको हम पढ़ते क्या है, डैक। इसका मतलब होता है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू होता है। डबल एंडेड क्यू मतलब हम क्यू के अंदर जो हमारे पास क्यू है, अभी सिंपल क्यू के अंदर हमने क्या देखा था, हम एक साइड से डेटा को इंसर्ट करते हैं, दूसरी साइड से हम डेटा को रिमूव करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डबल एंडेड क्यू के अंदर हम बात करें तो दोनों ही एंड से हम डेटा को इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म बोथ दी एंड्स, दोनों एंड से हम यहाँ पे डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। सिंपल सा ये टॉपिक, और हमारे हाथ में है 5.5 नंबर, है ना। तो ये ऑलमोस्ट जो है एक कह सकते हैं कि हमारे पास फ्री के नंबर हैं, जिसके अंदर इनके कंसेप्ट डेफिनेशन को पढ़ना है। कौन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर एन क्यू डी क्यू के ऊपर अगर फंक्शन पूछे जाते हैं तो 3 मार्क्स के अंदर, सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है तो 1.5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन क्यू और डी क्यू को हमें अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट जो अब चैप्टर हम चल रहे हैं वो है हमारे पास सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एक ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, संरचना। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को, बहुत सारा डेटा हमने स्टोर कर रखा है। अब इन डेटा के ऊपर ऑपरेशन क्या क्या कर सकते हैं, हम नए डेटा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं, हम उनको अरेंज कर सकते हैं, हम उनमें से कुछ डेटा को ढूंढ सकते हैं। तो जो ये अरेंज वाला पार्ट था कि हम छोटे से बड़े क्रम के अंदर डेटा को अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम यहाँ पे डेटा को अरेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। 5.5 मार्क्स का ये आपसे पूछे जाएंगे इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड। एमसीक्यू नहीं है, वेरी शॉर्ट, एक है हमारे पास शॉर्ट और फिर एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरह की सिंपल सॉर्टिंग है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। सॉर्ट कैसे करते हैं या सॉर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। अगर ये इनका प्रोसेस किसी में भी एक पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स है इसमें से एक, ये 3 टॉपिक हैं। और फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, किसी एल्गोरिथम को मेजर किया जाता है उसके टाइम स्पेस के ऊपर, या फिर अगर हम बात उसके टाइम के ऊपर या स्पेस के ऊपर कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम यहाँ पे मेजर करते हैं कि कोई
एल्गोरिथम, कोई प्रोग्राम कितना जटिल है, तो कितना जटिल है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो यहाँ पे मशीन को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में, मशीन को कितना समय लगेगा, तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताती है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर जो डायरेक्ट अगर हम बात कर रहे हैं 1 या 1.5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन, तो 101% पूछा जाना होता है, एमसीक्यू है नहीं। और यहाँ पे किसी भी एल्गोरिथम के ऊपर, एल्गोरिथम का मतलब यहाँ पे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको समझाना है, बबल सॉर्ट किस तरह, सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह से, इंसर्शन सॉर्ट, तो ये एग्जाम्पल लेके आप इनको कैसे परफॉर्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपसे यहाँ पे कोड, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डेफिनेटली कोड यहाँ पे बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। बबल सॉर्ट क्या होता है समझाओ, तो बबल सॉर्ट क्या होता है, हम डेटा एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, या आपका सिस्टम कैसे अरेंज करेगा, तो वो बबल सॉर्ट किस तरह से प्रोसेस करता है, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। 3 तरह की सॉर्टिंग है। और चौथा है हमारे पास उन एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी या उसकी जटिलता को मेजर कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर 5.5 मार्क्स। और अगेन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे छोटे से कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है, 5.5 मार्क्स हमको लेके आने हैं। सबसे बड़ा चैप्टर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 6.5 मार्क्स, और 6.5 मार्क्स का हमारे पास, और इंपॉर्टेंट क्या है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का, इसी चैप्टर के अंदर से पूछा जाएगा। और अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो बाइनरी सर्च जो है वो मोस्ट एलिजिबल टॉपिक है इसके ऊपर। सर्च सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। हम एक एक एलिमेंट को चेक करते हैं, वो लीनियर सर्च। हमारे पास डेटा एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर उसके ऊपर सर्च ऑपरेशन लगाया जाता है, वो बाइनरी सर्च। हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं या किस तरीके से रिट्राइव करते हैं जिससे हम आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकें, वो हैशिंग। तो यहाँ पे 1 या 1.5 मार्क्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैशिंग के ऊपर। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हैश फंक्शन भी होते हैं, हमारे पास हैश फंक्शन भी होते हैं जो बताता है कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ पे स्टोर करना है, या यही फंक्शन हमें बताता है पर्टिकुलर एलिमेंट कहाँ से हमको रिट्राइव करना है। तो ये हैश फंक्शन, हैशिंग, इन पे रिलेटेड हमें 1 और 1.5 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लीनियर सर्च, अब यहाँ पे 2 टॉपिक हमारे पास बचते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 4 मार्क्स पे पूछा जाने के लिए। अब सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना। हम एलिमेंट को कुछ ढूंढना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे बाइनरी सर्च पूछा जाएगा। यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर परफॉर्म ओनली ऑन सॉर्टेड एलिमेंट। सॉर्टेड मतलब अरेंज, इस चीज के ऊपर फोकस करना कि बाइनरी सर्च सिर्फ हम वहीं पे लगा सकते हैं जहां पे डेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया हो। अब वो चाहे असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, आरोही क्रम हो, अवरोही क्रम हो, कैसा भी क्रम हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट के ऊपर ही बाइनरी सर्च अप्लाई होता है। लीनियर सर्च जो होगा वो हमारे पास डेटा सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड, किसी भी डेटा के ऊपर हम यहाँ पे लीनियर सर्च लगा सकते हैं। तो अनसॉर्टेड या फिर सॉर्टेड किसी भी क्रम के अंदर हो तो हम यहाँ पे लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी सर्च जो है सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एलिमेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो ये था हमारा सर्चिंग जो है 6.5 मार्क्स इससे रिलेटेड आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाएगा, मोस्ट एलिजिबल टॉपिक बाइनरी सर्च। यहां तक हमने अभी तक जो भी डिस्कशन किया था वो था डेटा स्ट्रक्चर। अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा डेटाबेस वाला पार्ट। अब डेटाबेस वाला पार्ट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेटा, जो बेसिकली बताता है डेटा क्या है। इनके अंदर हमारे पास जो है
डेटा से रिलेटेड हमारे पास कैसे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो होते हैं, यानी मीन, मोड, मीडियन, और यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, विचलन के मान, तो यहाँ पे जो है डेटा और उसके रिलेटेड आपको थियोरेटिकल कुछ टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटा को कैसे हम मैनेज करते हैं एफिशिएंट वे में, जिससे मैं डेटा को अच्छे से रिट्राइव कर सकूं, उसको मैनेज कर सकूं, उसको एक्सेस कर सकूं। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, ये सब आगे डीबीएमएस बताता है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली डेटा को कैसे मैनेज करना है माया एसक्यूएल एप्लीकेशन को यूज़ करके, वो बता रखा है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये टाइप्स ऑफ डेटा के अंदर आपको डेफिनेशंस, कैसे हम स्टोर करते हैं, रिट्राइव, कलेक्शंस, बेसिक सी चीज़ें जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कितने मार्क्स का है, तो ये हमारे पास चैप्टर 5 मार्क्स का है। क्या है 5 मार्क्स के अंदर 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और यहाँ पे 2 जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 एमसीक्यू 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो डेफिनेटली मीन, मोड, मीडियन कैसे निकाला जाता है, मीड यानी ये हो जाता है हम एवरेज, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बहुत सारी वैल्यूज होंगी उन सबको ऐड करना है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं डिवाइड करना है। माध्यिका, यहाँ पे मीडियन के लिए डेटा अरेंज करना होगा, अगेन ये भी कैसा होगा, सॉर्टेड ऑर्डर पे, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। और उसमें जो बीच के 2 पद हैं, जो बीच के 2 पद हैं उसमें, यहाँ बीच वाला पद जो होता है ना, सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो हमारा माध्यिका कहलाता है। बहुलक क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है कि कौन सा एलिमेंट बहुत एक से ज़्यादा बार, मतलब मैक्सिमम टाइम अकरेंस किसकी हुई है, बारंबारता किस एलिमेंट की आई है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो एलिमेंट बार बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार एलिमेंट जो रिपीट हुआ है वो हमारा कहलाता है बहुलक, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। वो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो क्या कहलाते हैं, बहुलक। इनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे और यहाँ पे एक सिंपल सा कैलकुलेशन परफॉर्म कराई जाएगी। अब यहाँ पे बनते हैं हमारे पास 1.5 मार्क्स का, और यहाँ पे मोस्ट एलिजिबल क्वेश्चन जो होते हैं 1.5 मार्क्स के ऊपर, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। कुछ वैल्यू दे दी जाएगी और फिर उनके ऊपर मानक विचलन कैसे निकाला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो ये जो है इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके अंदर हम यहाँ पे x जो वैल्यूज़ दे रखी होती है, फिर उसका मीन निकालते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर उन सभी एलिमेंट को ऐड करके n का डिवाइड करते हैं, फिर उसका अंडर रूट निकालते हैं। सिंपल से स्टेप्स है इसके अंदर कैसे निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ देके आपसे कुछ कैलकुलेशन या न्यूमेरिकल भी परफॉर्म किया जा सकता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास अंडरस्टैंडिंग डेटा जो है इस चैप्टर के अंदर इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर से इस बार बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। डीबीएमएस, अब डीबीएमएस हमारे पास 6 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन ये वो चैप्टर है जो सबसे कॉस्टली चैप्टर है, जिसके ऊपर हमें अच्छे से फोकस करना है। पहला जो हमारे पास जो था 6.5 मार्क्स का, जिसके अंदर हम कर रहे थे सर्चिंग, जिसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाना है। यहाँ पे भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बड़ा क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनके अंदर हमें हो सकता है इनकी डेफिनेशंस पूछी जा सकती है, या दूसरा है यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम के अंदर जो फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, फाइल सिस्टम के अंदर कमियां थी, कौन कौन सी यहाँ पे कमियां थी, तो यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेशंस, यहाँ पे डिफ़िकल्टी इन एक्सेस, डेटा इनकन्सिस्टेंसी, और जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी, जो फाइल सिस्टम की कमियां, या फिर मैं कह सकता हूँ कि डीबीएमएस के एडवांटेज, दोनों ही सेम है। तो लिमिटेशन ऑफ फाइल सिस्टम या एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डेफिनेशन आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेशन जो है अगेन जब पूछा जाएगा तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और उनके लाभ क्या हैं, या डीबीएमएस और फाइल सिस्टम को कंपेयर करना है, और फिर
डीबीएमएस को एक्सप्लेन करना है। तो ये जो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहेगा। दूसरा रहता है डेटाबेस स्कीमा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस, पूरे डिजाइन जो डेटाबेस का डिजाइन है, ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। पूरी संरचना डेटाबेस की, कितने हमारे पास टेबल है, कौन सी टेबल किससे रिलेटेड है, हर टेबल में कितने कॉलम है, किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर किया गया है, वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। डेटा कंस्ट्रेंट्स, डेटा की वैलिडिटीज को चेक करने के लिए, क्या डेटा नल है कि नहीं है या रखना है कि नहीं है, प्राइमरी की कौन सी है, फॉरेन की कौन सी है, चेक कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं। तो ये डेटाबेस के टोटल हमारे पास 5 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटा डेटा, डेटा ऑफ डेटा, डेटा की डिक्शनरी क्या होती है, डेटा इंस्टेंस, किसी क्षण किसी पल डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा, किसी क्षण या किसी पल डेटाबेस में स्टोर्ड डेटा, डेटा इंस्टेंस कहलाता है। क्वेरी, डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव करने, अपडेट करने या डिलीट करने के लिए जो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वेरी कहते हैं। हमारा डेटाबेस किस तरह से मैनेज किया जाएगा, कैसे वहाँ से डेटा रिट्राइव होगा, कैसे स्टोर होगा, ये डेटाबेस इंजन जो है वो देखता है। अब यहाँ पे इंस्टेंस, क्वेरी, मेटाडेटा, डेटा कंस्ट्रेंट्स, स्कीमा, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब की डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो है हमारे सिलेबस में है, और यहाँ पे जो यहाँ पे फिर अगेन इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा, डिग्री, याद करना। अब जो लेकर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कार्डिनलिटी, इनके ऊपर एमसीक्यू डेफिनेटली आएगा। डिग्री और कार्डिनलिटी, डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कह सकता हूं। कार्डिनलिटी, किसी टेबल के अंदर नंबर ऑफ रो, पंक्तियों की संख्या कितनी है, टपल कितने हैं। अगेन ये वर्ड जो आया है टपल, ये जो टपल वर्ड है आपने पाइथन में भी पढ़ा और ये जो चीज है डेटाबेस में भी है। डेटाबेस में भी किसी रो या रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। तो टपल दोनों में है, कंफ्यूज नहीं होना। पाइथन के अंदर भी टपल है, वो एक डेटा टाइप है ना, जो हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उनके अंदर जो वैल्यू स्टोर करके रखते हैं पाइथन के अंदर, तो वो टपल वहाँ पे इम्यूटेबल है। यहाँ पे जो है एक रो, एक रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा 4 नंबर पे, डेटाबेस की कौन कौन सी हैं, प्राइमरी की, यहाँ मैं स्टार्ट करूं यहाँ पे, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की और अल्टरनेट की। नेक्स्ट मोस्ट एलिजिबल जो हमारे पास क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, तो वो डेटाबेस की से रिलेटेड, अगर सारी कीज पूछता है, नहीं तो यहाँ पे वो एमसीक्यू के अंदर कीज को पूछ लेगा कि यहाँ पे प्राइमरी की या फॉरेन की, 2 टेबल को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी की को यूज करेंगे, तो यहाँ पे फॉरेन की। टेबल में किसी एट्रीब्यूट पे हम नल वैल्यू स्टोर ना कर सकें और उनकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, या किसी रिकॉर्ड में अगर हम किसी टेबल में मैं डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट नहीं करना चाहता और ना ही मैं नल वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तो उसके लिए हम प्राइमरी की। किसी रिकॉर्ड में पर्टिकुलर किसी टेबल में पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए निम्न में से ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे की, तो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई या सर्च करने के लिए हम कीज बनाते हैं। तो ये डीबीएमएस से रिलेटेड। अगेन जब हम यहाँ पे डीबीएमएस की बात करते हैं, तो डीबीएमएस और एसक्यूएल दोनों अगर हम जोड़ के देखें, आप इसको जोड़ के देखना है ना, डीबीएमएस और एसक्यूएल दोनों में से 11 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है कि 6 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे डीबीएमएस से ना बन के एसक्यूएल से बन जाए, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ के देखना है।
क्योंकि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर टॉपिक्स बहुत सारे हैं और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, 2 एमसीक्यू बनेंगे डेफिनेटली, और यहाँ पे छोटे छोटे हमारे पास 3 क्वेश्चन बनेंगे शॉर्ट आंसर, जो हमारे पास 3 से 4 लाइन के ऊपर यहाँ कोई क्वेरी हमसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, डेटा टाइप्स कैसे होता है, आपको जो क्या देखना है, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल की कमांड्स कौन सी है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, इनके फुल फॉर्म, इनकी कमांड्स। फिर उसके बाद ऑर्डर बाय, सिंगल रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय फंक्शन, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे 3 मार्क्स के जो हमारे पास क्वेश्चन, यानी 1.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्हीं में से होंगे, इन्हीं में से क्वेरी आएगी। एमसीक्यू भी जो पूछे जाएंगे, ठीक है, वो डीडीएमएल की नेम के ऊपर पूछे जा सकते हैं। इनके अंदर कौन सी कमांड डीएमएल की है, कौन सी कमांड डीडीएल की है। अब डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो क्वेरीज, जो कमांड टेबल के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वो टेबल बनाने के लिए हो, चाहे उस टेबल को मॉडिफाई करने के लिए हो, चाहे उस टेबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो, या उस टेबल को रीनेम करने के लिए हो, तो यहाँ पे वो सारी कमांड जो पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई होंगी, सारे रिकॉर्ड इफेक्ट होते हैं, वो डीडीएल होती है। किसी एक रिकॉर्ड या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें, जो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वो डीएमएल होता है। डीएमएल के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम इंसर्ट कर रहे हैं नया रिकॉर्ड, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, किसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास डीएमएल क्वेरीज होती हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हम बेसिकली परमिशन देते हैं या फिर परमिशन वापस लेते हैं, ग्रांट और रिवोक जैसी कमांड्स होती हैं, तो वो हमारे पास डीसीएल कमांड्स होती हैं। तो यहाँ पे अरेंज करना है डेटा को, ऑर्डर बाय क्वेरी, सर्च करना है पैटर्न लाइक क्वेरी। सिंगल रो फंक्शन कौन से होते हैं, इसके अंदर आपके मैथ्स फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इनसे रिलेटेड आपसे, फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन कौन से होते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों पे ध्यान देना। काउंट फंक्शन होता है, मैक्स फंक्शन होता है, मिनिमम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, और हमारे पास यहाँ पे काउंट, मैक्स, मिन, एवरेज और एक और हमारे पास एक और फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज, इनके सिंटैक्स पूछे जाते हैं, इनके सिंटैक्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल के ऊपर। तो एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, 5 हमारे पास टोटल फंक्शन होते हैं, जो जिसके अंदर अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड को काउंट करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज वैल्यू और सम हमारे को फाइंड करना है। ये 5 फंक्शन जो होते हैं ये एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। ये इनको हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर भी कह सकते हैं। ये सिंगल रो फंक्शन है, ये हमारे पास सारे वैल्यूज यानी ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एग्रीगेट मल्टी रो फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, मल्टी रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। इनके ऊपर ध्यान देना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे फंक्शंस के ऊपर डेफिनेटली 1.5 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कौन कौन सी कमांड डीडीएल की है, तो क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को मॉडिफाई करना, टेबल को रीनेम करना, डिलीट करना, ऑल रिकॉर्ड। ट्रंकेट एक फंक्शन भी है, ट्रंकेट एक फंक्शन भी होता है, ध्यान रखना, और ट्रंकेट एक कमांड भी होती है। तो ये क्या कहलाता है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा। ये रोल बैक किया जा सकता है, हम अनडू कर सकते हैं। अगर ड्रॉप टेबल को उसके स्ट्रक्चर के साथ डिलीट कर देगा, इसमें स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉप कमांड होती है। ये सारे के सारे डीडीएल हैं। डीएमएल के अंदर सेलेक्ट, हमारे को कौन कौन सी रोज देखनी है, कौन कौन से कॉलम देखने हैं। इंसर्ट, नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अपडेट, किसी रिकॉर्ड को या रिकॉर्ड सेट को अपडेट करना है। डिलीट, पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड या रिकॉर्ड सेट को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं, तो ये डीएमएल की क्वेरीज होती हैं, इनके नाम याद रखने हैं।
DCL परमिशन प्रोवाइड करने के लिए यूजर को ग्रांट, और परमिशन लेने के लिए हमारे पास रिवोक। ट्रांजैक्शन करने जब हम बात करें, TCL भी होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, कमिट और रोल बैक। पर ये MySQL के अंदर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि MySQL के अंदर ये ऑटो कमिट होता है कोई सारी क्वेरीज, और यहाँ पे रोल बैक हम कर ही नहीं सकते। तो वैसे आपको यहाँ पे DDL, DML और DCL पे फोकस रखना है, कौन कौन सी क्वेरीज होती हैं। ये डेटाबेस का पार्ट था हमारा। अब यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहाँ पे अगर हम देखें पर्टिकुलर इस चैप्टर में 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोनों ही MCQ हैं। थियोरेटिकल तो है ही नहीं इसके अंदर, 2 MCQ पूछे जाने हैं। इस हिसाब से ही आपको यहाँ तैयार करने हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे डेफिनेशंस जो हैं एक बार जरूर देखना। हालांकि यहाँ इस हिसाब से तो आपको MCQ ही पूछे जाने हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। लैन, मैन, वैन। एक और होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है, कौन सा नेटवर्क डिवाइस किस लिए यूज किया जाता है, रिपीटर हम क्यों यूज करते हैं। तो यहां पे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा भेजने के लिए राउटर, एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, बहुत सारे सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के लिए स्विच, सेम टाइप के नेटवर्क में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ब्रिज, मॉडेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। यहां पे हमारे डिवाइस में कैसे सिग्नल जो होते हैं वो एनालॉग से डिजिटल, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करता है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम क्या होता है, ये भी MCQ में पूछा जाता है। टोपोलॉजीज कौन कौन सी हैं, टोपोलॉजी हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, पॉइंट टू पॉइंट और ट्री टोपोलॉजीज। तो टोपोलॉजीज के नाम, इनके स्ट्रक्चर, इनसे रिलेटेड भी MCQ पूछे जा सकते हैं। मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल, और IP एड्रेस, ये हार्डवेयर यानी फिजिकल एड्रेस को दिखाता है। और IP एड्रेस, जब आप नेट से या किसी नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो आपको एक सिस्टम को असाइन किया गया लॉजिकल एड्रेस जो होता है वो IP एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस आपके सिस्टम का एड्रेस होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। IP एड्रेस डायनामिक होते हैं, स्टैटिक भी होते हैं। तो अभी जो आपको असाइन किया जाता है नेटवर्क के अंदर वो स्टैटिक भी हो सकते हैं और डायनामिक भी हो सकते हैं। और ये क्या कहलाता है, एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो सिस्टम को आइडेंटिफाई करता है कि आपके सिस्टम का नाम, नंबर क्या है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑन थिंग्स, जो बेसिकली ऑटोमेशंस के ऊपर वर्क करते हैं कि किस तरह से हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑटोमेशन के अंदर लेके आते हैं, ये IoT और WOT बताता है। स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट भी इसी में से आते हैं। फुल फॉर्म, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो URL क्या होता है, इनके फुल फॉर्म्स जो होते हैं पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोटोकॉल के नाम पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के नेम और ये URL और URI, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पर्टिकुलर किसी वेब पेज को आपने सिस्टम पे डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको उसका पर्टिकुलर URL, जिसके अंदर उसका वेबसाइट का नेम या कोई पर्टिकुलर उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए, उससे हमारे पास URL या URI। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, हमारे पास जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होता है। .com होता है, कोई होता है .edu, .gov, तो ये हमारे पास डोमेन नेम कहलाते हैं। तो डोमेन नेम सर्विसेज भी होती हैं, DNS सर्वर्स होते हैं। तो .org आपने देखा होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे .com किसी वेबसाइट के पीछे, .org, .net, .gov, .in, .mil, .edu। तो ये आपने किसी वेबसाइट, ये कमर्शियल वेबसाइट होती है और ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये पर्टिकुलर किसी नेटवर्क, जैसे TV न्यूज़ रूम का नेटवर्क हो गया। गवर्नमेंट वेबसाइट होती है उसके पीछे .gov लगता है, इंडिया की वेबसाइट पर्टिकुलर तो इन लगता है। मिलिट्री रिलेटेड वेबसाइट होगी .mil, मिलिट्री रिलेटेड जो वेबसाइट होगी .mil। और यहाँ पे .edu यानी यहाँ पे एजुकेशन, कोई यूनिवर्सिटी हो गई या किसी बोर्ड हो गया या पर्टिकुलर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो .edu यूज़ करते हैं। तो ये डोमेन नेम सर्विस होती हैं, डोमेन नेम सिस्टम्स जो हैं वो कहलाते हैं।
डेटा कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट जो हमारे पास रूल्स आए हैं वो यहाँ पे 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। ये हमारे पास टॉपिक्स हैं और यहाँ पे एक MCQ, एक शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं लेकिन यहाँ पे टॉपिक के ऊपर भी डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स वन वे कम्युनिकेशन, हम सिर्फ डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं या सिर्फ डेटा को रिसीव कर सकते हैं। हम जब डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं तो रिसीव नहीं कर सकते हैं, या हम डेटा रिसीव कर रहे हैं तो ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, जैसे FM रेडियो। हाफ डुप्लेक्स, एक टाइम पे या तो डेटा भेज पाऊंगा या मैं रिसीव कर पाऊंगा। फुल डुप्लेक्स, एक ही टाइम पे मैं डेटा को ट्रांसमिट भी कर रहा हूं और डेटा को रिसीव भी कर रहा हूं, यानी ट्रांसमिशन और रिसीविंग दोनों एक ही टाइम पे हो रही है, फुल डुप्लेक्स मोड है। तो यहाँ पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो एलिजिबल क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स के ऊपर वो स्विचिंग है, जिसमें 2 टाइप की स्विचिंग आपको दे रखी है, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। वैसे अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं तो वहाँ पे स्विचिंग 3 टाइप की होती है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और आती है फिर पैकेट स्विचिंग। तो आपको सर्किट स्विचिंग के बाद सीधा पैकेट स्विचिंग। तो यहाँ पे स्विचिंग क्या होती है कि हमारे पास एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है, दूसरा वर्क स्टेशन है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है और दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवाना है। यहाँ पे हर एक सिस्टम दूसरे के हर एक सिस्टम को डेटा ट्रांसमिट कर सके। तो किस तरह से यहाँ पे स्विच होगा, कैसे यहाँ पे डेटा पैकेट्स को लेके जाएंगे या किसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, तो ये स्विचिंग हमको बताता है। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड आएंगे हमारे पास। डेफिनेटली आपके MCQs के अंदर इन प्रोटोकॉल्स के नाम या इनसे डेफिनेशन, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिससे हम किसी फाइल को ट्रांसमिट करते हैं, FTP। मेल को भेजने के लिए हम कौन से प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके साथ में हमारे पास POP आता है, POP वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल के नेम्स, प्रोटोकॉल के वर्क। टेलनेट, यहाँ पे रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो आंसर है टेलनेट। तो ये हमारे पास डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन के अंदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्विचिंग हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसमिशन मीडिया, अगेन अगर मैं यहाँ पे 1.5 मार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया, तो ट्रांसमिशन मीडिया 2 तरह की होती है, एक होती है हमारे पास गाइडेड, दूसरा होता है हमारे पास अनगाइडेड। गाइडेड के अंदर हमारे पास 3 टाइप की केबल्स होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। अनगाइडेड के अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इसके अलावा इंफ्रारेड, ब्लूटूथ। तो यहाँ पे गाइडेड, अनगाइडेड जो ये ट्रांसमिशन मीडिया है, इनसे रिलेटेड अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर्टिकुलर किसी मीडिया के बारे में, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में हो, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिकल केबल, यहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो यहाँ पे गाइडेड 3 तरह की केबल है। इन केबल की बनावट कैसी होती है, ये केबल किस तरीके से वर्क करती है, तो यहाँ पे गाइडेड मीडिया के बारे में पूछ सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया जिसके अंदर रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और ब्लूटूथ। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, 1.5 मार्क्स के अंदर शॉर्टली उस चीज़ों को पूछा जाएगा। लास्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है सिक्योरिटी, और इन सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास 2.5 मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर एक MCQ और ये एक MCQ जो होता है इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है, ठीक है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या जिसको हम कहते हैं मालवेयर क्या होते हैं, तो वायरस क्या होता है, वॉर्म्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स,
इसके अलावा स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सारे के सारे जो की लॉगर है ये वायरसेस है। ये हमारे सिस्टम के अंदर हमारे सिस्टम फाइल्स को, हमारे डेटा को करप्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे यूज़र्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये हमारे वायरसेस होते हैं। ये एक तरह के एप्लीकेशंस होती हैं, या हम कहते हैं स्मॉल पीस ऑफ कोड, छोटा सा कोई कोड होता है जो ऑटोमेटिकली रन होता है, या फिर किसी के थ्रू यहाँ पे इस चीज़ को रन करा के हमारे सिस्टम्स की फाइल्स को करप्ट किया जाता है। फिर हमारे पास एक जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चन, डेढ़ मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कुकीज़ के ऊपर और फायरवॉल के ऊपर, ठीक है। स्पैम, अवांछनीय ईमेल, है ना, जो हमको नहीं चाहिए, जो पब्लिक कंपनीज अपने प्रमोशनल के लिए अलग अलग जो है मेल्स कंटिन्यू बहुत बल्क ऑफ यहाँ पे ईमेल्स भेज दिए जाते हैं यूज़र को, जिससे यूज़र्स होते हैं वो उसकी मेल्स के अंदर बहुत सारा स्पैम्स जो हैं वो कलेक्ट होते हैं। बहुत सारे मेल जो उनको नीड ही नहीं है, जिनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो स्पैम एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है। फायरवॉल और कुकीज़, फायरवॉल क्या होती है कि हमारे पास जो डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर कौन सा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, कौन सा डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम फायरवॉल्स को सेट करते हैं। फायरवॉल हमारे हर आने या जाने के लिए एक तरह का ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है। फायरवॉल किसी नेटवर्क का एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, किसी नेटवर्क का एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो होता है वो हमारे पास फायरवॉल होता है। ये सारे डेटा को फिल्टर करता है। तो प्लस क्या करता है, फिल्टर करता है कौन सा डेटा नेटवर्क से बाहर जा सकता है, कौन सा डेटा नेटवर्क से बाहर नहीं जा सकता है, वो फायरवॉल डिसाइड करता है। और इन फायरवॉल को डेफिनेशन हम लोग देते हैं। कुकीज़ एक फाइल होती है जो ब्राउज़र अपने लिए स्टोर करता है, जो यूज़र के ब्राउजिंग एक्सपीरियंस को, जो इंटरनेट सर्फिंग एक्सपीरियंस को स्टोर करके रखता है कि बेसिकली ये क्या क्या किन किन प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च हो रहा है, जिससे नेक्स्ट टाइम जो ब्राउज़र है वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी यूज़र को दे सके। तो यहाँ पे कुकीज़ क्या होती है, एक तरह की एक फाइल होती है जो ब्राउज़र बेसिकली यूज़र के बेटर एक्सपीरियंस को स्टोर करने के लिए, बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए स्टोर करके रखता है एक फाइल। तो कुकीज़ की डेफिनेशंस, कुकीज़ क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा टोटल क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन टॉपिक के ऊपर फोकस रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इन सब पे हमने डिटेल्स के अंदर डिस्कशन किया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट के अंदर ये बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग सके कि आप लोग किस जगह से बिलोंग करते हैं और किन टॉपिक के ऊपर हम और यहाँ पे आपको डिटेल्स के अंदर हेल्प कर सकते हैं। जिन टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम हो उन टॉपिक को भी कमेंट के अंदर लिखें, हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ये टॉपिक्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, बचे 4 दिन हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। तो ये है हमारी तैयारी जीत की कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी प्लानिंग रखेंगे। जैसे अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, अगर हमारी यहाँ पे प्लानिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर ये पता होता है कि जो एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन देगा, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनेंगे, बड़े क्वेश्चन कितने बनेंगे, छोटे क्वेश्चन कितने बनेंगे, हमने एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है। तो अब आपको इन टॉपिक वाइज इन सभी चीज़ों को तैयार करना है और डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मेरी तरफ से सभी को शुभकामना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।